नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम इंडिया लीगल में। आजादी के 75 साल बाद भी न्याय को जन जन तक पहुंचाना आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी अदालत के चौखट तक नहीं पहुंच पाया है। इनके घरों तक न्याय व्यवस्था को ले जाने की जरूरत कई दिनों से, कई सालों से हर वक्त महसूस की गई है, जिससे कि न्याय सुलभ हो सके। लेकिन आज भी ये लक्ष्य दूर नजर आता है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और आजादी का मूल अधिकार देता है। न्याय की पहुंच इसी अधिकार का एक पहलू है। अनिल राय बनाम बिहार राज्य में अदालत ने कहा था कि अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है तो न्याय मिलने में देर होती है, तो संभव है कि जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था से ही उठ जाए। आज अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय देर से मिल रहा है तो ये अन्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईज ऑफ लिविंग यानी जीने की सहूलत और ईज ऑफ डूइंग यानी कि व्यापार करने की सहूलियत की भी तरह ईज ऑफ जस्टिस को भी निहायत जरूरी बताया है। इसी संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा कि लोगों में इस बात के लिए चेतना लाना जरूरी है कि वे राजनेताओं को समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करें। अपनी इस भूमिका से जनता अनजान है। आज समाज में कई तबके हैं जो खुद के लिए न्याय नहीं ले पा रहे हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया की कमजोरी है। विचाराधीन कैदियों की बात करें तो जेलों में 76% कैदी ऐसे हैं जिनका अपराध अभी तय नहीं हुआ है और वे 2 दशक से अधिक समय से जेलों में नारकीय जीवन जीते हुए न्याय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समाज के गरीब और ग्रामीण भी न्याय के लिए मोहताज हैं। वैसे सरकार ने इनके लिए मुफ्त कानूनी मदद की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन ये कितना कामयाब है, ये बहस का विषय है। उपेक्षितों तक न्याय पहुंचाने में नालसा का बड़ा योगदान है। दूर दराज इलाकों में न्याय मुहैया कराने में ये संस्था काम तो कर रही है, लेकिन क्या वाकई 100% काम हो पा रहा है, ये समझना जरूरी है। विधि आयोग ने 1986 की अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की। दुर्भाग्य से संसद को सिफारिश को स्वीकार करने में 20 साल से अधिक का समय लग गया। आखिरकार 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया गया और ये 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। लेकिन कानून के लागू होने के बाद से केवल 395 ग्राम न्यायालय स्थापित हुए हैं, जबकि कानून मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए 1 या 1 से अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान करता है और ये बड़ी कोताही है। एक रिपोर्ट में गुजरात, सिक्किम और त्रिपुरा में अधिकांश निचले न्यायालय परिसर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से सुलभ नहीं है। इस वजह से न्याय की पहुंच दुर्लभ हो जाती है। सिक्किम में 4 निचले न्यायालय परिसरों में से किसी में भी पार्किंग की जगह नहीं है और उनमें से केवल एक ही सार्वजनिक परिवहन द्वारा पहुंचा जा सकेगा। देश के और भी कई हिस्से हैं जहां ये समस्या है। ये न्याय की पहुंच को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। अगर कोर्ट तक पहुंचना एक समस्या हो जाए तो जाहिर सी बात है कि न्याय की पहुंच आम लोगों से बहुत दूर हो जाएगी। मामूली प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना भी न्याय नहीं मिलने का एक सबब बना हुआ है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आजादी हर व्यक्ति को दी है। हर व्यक्ति अपने केस की मेरिट को देखे बगैर उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह से पहुंच रहा है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर भार तो पड़ ही रहा है, न्यायिक प्रक्रिया भी देर से चल रही है। इसके नियंत्रण के लिए भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष आने वाली हर 5 में से 1 अपील को स्वीकार कर लेता है। इस लिहाज से आने वाले मामलों के मुकाबले स्वीकार करने वाले मामलों का ये 20% हुआ, जबकि अमेरिका में यह दर केवल 1% है। वहां 100 केस में से केवल 1 केस स्वीकार किया जाता है। इसके कारण भारतीय न्यायाधीशों पर काम का बोझ निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। इसमें भी सुधार की जरूरत है और ये भी आज हम अपने इस बहस का एक अहम मुद्दा रखेंगे। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो वहां की कानूनी प्रक्रिया के कारण
तारीख पर तारीख मिलती है। ऐसे में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बात बेहद अहम है जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। कोर्ट ने कहा कि वकीलों को महसूस करना होगा कि कोर्ट का समय मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में काम करने की शैली बदलनी होगी। जज ब्रीफ पढ़ते हैं, फिर वकील बहस नहीं करते। जब उनके मामले सामने आते हैं तो स्थगन की मांग करते हैं। कानून की पहुंच जन जन तक पहुंचाने की जो समस्या है, उस राह में ये समस्या बहुत बड़ी है कि बार और बेंच एक ही मंच पर नहीं होते हैं। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी है और हम इस पूरे विषय पर आज गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले बेहद जरूरी है, जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की पहुंच की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि जब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम स्वाभाविक तौर पर आ जाता है, और वो यूं भी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गरीबों तक न्याय की पहुंच की पैरोकार रही हैं। वे खुद गांव में पली बढ़ी थी। ऐसे में उन्हें गांव वालों का दर्द बखूबी पता है। वे जानती हैं कि गांव वाले किस तरह से न्याय से महरूम रहते हैं और कोर्ट जाने तक से डरते हैं। और अगर किसी तरह से कोई ज्यादती हो भी जाए, अगर उनके घर का ही कोई कैदी हो, उससे भी बचाने में या उसके लिए खड़े रहने में भी उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये सारी बातें, ये सारा दर्द उन्होंने गाहे बगाहे हर जगह पर बोली है। और विशेषकर ये दर्द तब छलक कर सबके सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आया, जब उन्होंने एपीएन के मंच पर ही झारखंड में जब हमने एक इंडिया लीगल कॉन्क्लेव रखा और एपीएन के सहयोग से, वहां वो मुख्य अतिथि रही क्योंकि उस वक्त वो वहां की गवर्नर थी। और तब उन्होंने जिस तरह से अपना दर्द सबके सामने रखा, वो सबको अंदर तक झकझोर देने वाला था। द्रौपदी मुर्मू के इस दर्द को देखिए और महामहिम के इस दर्द को 140 करोड़ जनता भी समझती है, भुगत चुकी है कहीं न कहीं। और ऐसे में कैसे इस समस्या से समस्या को दूर किया जाए, समस्या से दूरी बनाई जा सके, इसकी राह हम अपने पैनल से ढूंढेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वो व्यथा। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूं। मैं गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूं, उनका प्रॉब्लम्स कहाँ है। ज्यादातर वो लोग 3 जगह जाने पे हिचकिचाते हैं। वो क्या है? थाना, डॉक्टर खाना और कोर्ट। उनको पता है, जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और जानते हैं तारीख पे तारीख जो भी बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। इसीलिए यहाँ इतने एडवोकेट्स, लॉयर्स, चीफ जस्टिस बैठे हैं। चीफ जस्टिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में हम मिलते हैं, बातें करते हैं। और ये दर्द केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दर्द नहीं है, बल्कि भारत की 70% जनता का ये दर्द है। और इस दर्द को किस तरह से दूर किया जाए, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस भंवर सिंह, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेश चंद्र, पूर्व कानून सचिव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जी वेंकटेश राव, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अंकिता सरकार, लीगल स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेटर, फेयर ट्रायल फेलोशिप से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले अंकिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने अपना दर्द तब रखा था, और इस बार भी जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद अपना अभिभाषण किया, उसमें भी ये दर्द सबके सामने था। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब समाज के अंदर आप लोग काम करते हैं, एक वॉलंटियर के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर, ये जो बात उन्होंने कही है कि गांव वाले कोर्ट कचहरी जाने से डरते हैं। वो 3 खानों की बात कर रही थी, दवा खाना, अदालत और कोर्ट में जाने से, जेल खाना और कोर्ट। आपको ये लगता है कि जिस तरह से आप लोगों के परिजनों से मिलती हैं, जो पीड़ित हैं, वाकई उनके अंदर ये डर है, और ये डर आखिर क्यों है? जी,
मुझे बिल्कुल लगता है कि ये डर तो है ही, क्योंकि अगर आप कभी कोर्ट आके देखेंगे तो काफी पढ़े लिखे लोगों के लिए भी क्या प्रोसीजर चल रहा है कोर्ट में ये समझना और इसको अपने फायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि एक नॉर्मल लिटरेसी और लीगल लिटरेसी में काफी फर्क होता है। जी। उसके ऊपर से कई बार अगर आप कोर्ट में एक्सपीरियंस देखेंगी तो जैसे जज और लॉयर के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि आप जब पीछे खड़े हैं परिवार वाले आके कि आपको समझ में भी आए कि कोर्ट में हो क्या रहा है, आपके विपरीत जा रहा है, आपके तरफ से कुछ हो रहा है, ये समझना मुश्किल है और समझाने वाला भी कोई नहीं है। वो पूरा प्रोसीजर होने के बाद 5 मिनट के लिए शायद आपका वकील आपसे बाहर आके बात करेगा, तब जाके आपको पहली बार समझेगा भी कि क्या प्रोसीजर है। और उसके ऊपर से ये अंडरस्टैंडिंग कि इस टाइम पे जब आप कोर्ट में आए हैं आपको भी लगता है कि हम अपना कुछ मदद कर सके, कुछ अगर हमारे पक्ष में है वो हम बता सके, बट अगर आप जो एनवायरनमेंट है उससे ही बिल्कुल वाकिफ नहीं है तो आप कोई स्टेप्स भी नहीं ले पाते हैं, तो ये एक हेल्पलेसनेस सॉर्ट का सिचुएशन बन जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कोर्ट से अगर आप गांव से आ रहे, शहर से भी आ रहे हैं, एक लीगल लिटरेसी का जो कमी है उसकी वजह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉलो करना आम इंसान के लिए काफी मुश्किल है। बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद, तमाम बातों के बावजूद एक्सेस टू जस्टिस पर अगर हम देखें तो अभी भी वो जैसे एक दुर्लभ सपना सा बना हुआ है। आखिर जमीनी स्तर पर आखिर कौन से वो प्रोसीजरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक्सेस टू जस्टिस अभी तक हमारे लिए एक ऐसा सपना बना हुआ है जो हम साकार होते हुए नहीं देख पा रहे? जी राजश्री जी, ये अब 75 वर्ष हो गए हैं हमारी आजादी को और कोर्ट्स में सुधार बहुत हुए, मगर जितने होने चाहिए उतने नहीं हुए, आज भी नहीं हुए जी। केसेस की संख्या बहुत बढ़ी है और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ी तो लोगों के झगड़े बढ़े और झगड़े बढ़ने से जो है केसेस अदालतों में बहुत आए और हर स्तर पर आए। यदि हम पूरी तरह से एक्सेस टू जस्टिस चाहते हैं तो हमें बहुत ही परिवर्तन करने होंगे और परिवर्तन में जो केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है जी। और ज्यादा संख्या बढ़ने की वजह से ये समस्या ज्यादा आई है कि लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिलता है, परंतु असली बात यही है कि अदालत में जजेस की कमी है, अदालतों की कमी है और जो स्टाफ अदालत में लगा होता है उसकी कमी है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिल्कुल। उस कमी की वजह से जो है केसेस नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल। जी फिर जैसे डीवाई चूड़ जी ने कहा था कि हम लोग तैयार होके आते हैं, एडवोकेट्स तैयार नहीं होके आते। एक कारण ये भी है, हालांकि ये पूरा नहीं है क्योंकि हर केस में 2 वकील साहिबान होते हैं, एक ने अगर एडजॉर्नमेंट सीक कर दिया दूसरा नो ऑब्जेक्शन भी करता है। ये भी है एक पुराना प्रोसीजर में है कि यदि नो ऑब्जेक्शन ना करें तो अदालत को ये अधिकार है कि वो स्थगन प्रार्थना पत्र रद्द कर दे। तो स्थगन को हमें रोकना होगा, जजेस की संख्या दुगनी करनी होगी और नहीं तो जैसे मुझे याद है मार्टिन लूथर किंग ने जूनियर ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस। ये वाकई थ्रेट है, हमारे लिए भी थ्रेट है और इसमें सबसे बड़ा एक व्यवधान ये भी है कि जो सिलेक्शन ऑफ जजेस होता है वो भी इस वक्त उसमें भी चेंज लाने की आवश्यकता है, हर स्तर पर लाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन बना था, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, मगर यदि उस विवाद में ना पड़े कि सही किया या गलत किया, नेशनल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए
और उसमें सरकार की भागीदारी भी होनी चाहिए और जजेस की संख्या डबल तो तुरंत ही हो जानी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया ने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो भारतीय जुडिशियल सिस्टम की बैकबोन है। बिल्कुल उनके बिना जब तक उनका सुधार नहीं होगा तब तक ये करना मुश्किल है। लेकिन जस्टिस भवन सिंह, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से श्री राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उचित संख्या में यदि हम विचाराधीन कैदियों को रिहा करें, इससे न्याय की प्रक्रिया को ज्यादा तेजी मिलेगी, और हालांकि अभी तक ऐसा किया नहीं गया। ये एक कारण ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट की ये बात थी तो कहीं न कहीं विचाराधीन कैदियों की वजह से भी बहुत बोझ है हमारी न्यायिक व्यवस्था पर। जी बिल्कुल सही है जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था, जो पैटी केसेस होते हैं उनको जो है, पहले भी हुआ है, पैटी केसेस जो है यदि वो निरस्त कर दिए जाएं, गवर्नमेंट उनको विड्रॉ कर ले, छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, व्हीकल्स एक्ट के चालान होते हैं, और बहुत सारे उसमें बहुत सारे केसेस जैसे एक्साइज एक्ट में होते हैं, और छोटे मोटे डंडा या नाइफ रखने में केवल जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, उनको जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए। अदालत से जो है अगर गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी तो उनका बोझ कम होगा। ये बिल्कुल सही है, ये करना चाहिए। और हर 5 साल बाद जो है ऐसी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए कि जो जिन मुकदमों की बहुत अहमियत नहीं है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, केवल इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उन सबको जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए। उससे कोर्ट्स का, हर स्तर पर कोर्ट्स का भार कम होगा और जो न्यायालय हैं, जो जजेस हैं, वो जो महत्वपूर्ण केसेस हैं उन पर अपना टाइम डिवोट करेंगे। बिल्कुल। सुरेश चंद्र जी, एक और बड़ी बात है, जब मैं देख रही थी कि विधि आयोग ने 1986 में जो अपनी 114वीं रिपोर्ट दी, उसमें ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को ये लागू हुआ। ये अपने आप में एक इतना बड़ा गैप, अगर 1986 से लेकर आप 2009 का आप समझ लें कि लगभग 13 सालों का ये गैप रहा। उसके बाद कानून के लागू होने के बाद भी 395 ग्राम न्यायालय ही अभी तक स्थापित हुए हैं, जबकि अगर हम बात करें तो मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत में 1 या उससे अधिक ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात हुई थी। ये एक बड़ी कोताही कही जा सकती है, और क्या आप समझते हैं कि चूंकि हम कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये समस्या आज भी है? अगर हम गांव-गांव में ग्राम न्यायालय स्थापित कर पाएं तो शायद एक तरह से हम फास्ट ट्रायल की ओर बढ़ सकते हैं, हम एक तरह से न्यायिक व्यवस्था की जो गति है उसको तेज कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे ग्राम पंचायत का जो इशू है जी, ये इशू अगर आप ओवरऑल हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में अगर आप देखें तो मैं पहले अपना इंडियन लीगल सिस्टम को करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक फेडरल और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यूज भी होता है और इफेक्टिवनेस के भी इश्यूज हैं कि किस हद तक ये जो पंचायत के डिसीजंस हैं किस हद तक अबव बोर्ड होते हैं और किस हद तक उनकी एनफोर्सेबिलिटी होती है जी। ये भी एक रीजन है। पर हाँ, निश्चित है कि जो छोटे छोटे मामले हैं लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे, डेफिनेटली अगर हम उनको सक्रिय करें पंचायतों को और पंचायत लेवल पे न्यायालयों को, तो हम काफी हद तक जो केसेस हैं ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स तक जो जाते हैं उनको हम कम ही ला सकते हैं जी। लेकिन मैडम, मैं आपको हमारा एक इंडियन लीगल सिस्टम का एक मैं ढांचा मैं बताऊंगा आपको, और उस ढांचे को आप देखिए, अपने आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं हम थोड़े अपने उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं कई बार
फोकस्ड नहीं है, कहीं ना कहीं हम हट जाते हैं। हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के 4 कंपोनेंट हैं। एक है वैल्यूज एंड वर्च्यूज विच आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जी, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ये हमारा मेन थीम है। बाकी दूसरा है कि हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जितने हमारे स्टैट्यूट्स हैं, 5000 से ज्यादा ऊपर स्टैट्यूट्स हैं, उनके अंदर सभी इंडिविजुअल्स के, कॉरपोरेट्स के, अपने सिटीजन्स के, सभी के राइट्स होते हैं और ऑब्लिगेशंस दिए हुए होते हैं। फिर होता है ओवरऑल ऑपरेशनल सेटअप, जो हमारा मैकेनिज्म है ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस, एंड आल्सो द 3 विंग्स। लास्ट में कंपोनेंट आता है करेक्शन। ये जो करेक्शन है, ये है हमारा करेक्शन ऑफ व्हाट, करेक्शंस आते हैं जहां हमारे कहीं माल फंक्शन हो जाता है किसी सिस्टम में, जी, कंट्राडिक्शंस जाते हैं, फिर डिस्प्यूट्स आते हैं। तो जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो हमारे पर इस तरह से बनते हैं कि हमारे लोअर लेवल पे या अप टू सुप्रीम कोर्ट वो डिस्प्यूट्स जाते हैं। मैं ये कई फोरम्स पे कहता रहा हूँ और अभी भी मेरा ये व्यू है। वैसे मैं एग्री करता हूँ सारी चीजों से, जैसे मैडम अंकिता सरकार जी ने अपना कहा, बहुत सारे इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, बेंच और बार में क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आता, कई बार लोगों के जो लिटिगेंट्स हैं उनको खुद को समझ में नहीं आता। फिर जस्टिस भंवर सिंह जी ने हाईलाइट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हर बार हम हाईलाइट करते हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ जजेस, इनएडिक्वेसी ऑफ कोर्ट्स। जी, बट अब ऑल मैं ये कहूंगा, जब हम ये बात करते हैं करेक्शंस की और डिस्प्यूट्स की, तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो ये सिस्टम है, एक्सरसाइज ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन का है, चाहे एक्विजिशन ऑफ लैंड का है, या छोटे छोटे मामले से लेकर के बड़े बड़े रेंट से लेकर के जितने भी इश्यूज हैं, अगर हमारा ये सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर सही हो तो शायद डिस्प्यूट बहुत कम हो, और अगर डिस्प्यूट भी होंगे तो फर्स्ट कोर्स में वो करेक्शंस होंगे। तो हमें somewhere we have to look into the aspects of making decisions, correct decisions, and by the competent people. If you appoint a doctor to make a building, or you appoint a judge who is not legally or judicially trained, then you know what kind of judgments will be. If you see the multifarious हमारे organizations हैं, tribunalizations हैं, commissions हैं, lot of decision making and dispute resolution is now have been conferred upon the persons who are not legally and judicially trained. This aspect. Coupled, I'm raising one another most important aspect. हमारा जो सिस्टम है legal education, right from the legal education up to the appointment of the judges, appointment of the government leaders, appointment of the public prosecutors. अगर आप ये देखेंगे कहीं इवन अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल मेंबर्स, समवेयर एन एलिमेंट ऑफ एडवोकेसी इज वेरी मच प्रीवेलेंट। So I think these are some of the issues which I will say. बिल्कुल, लेकिन सुरेश जी यहाँ पे 2 बातें मैं जरूर रखना चाहूंगी आपसे। ये जरूरी है, आप जैसा आपने बताया कि हमें कहीं न कहीं पूरे संस्थागत परिवर्तन की जरूरत है और केसेस हो ही नहीं इसकी तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, चूंकि आप सरकार में रह चुके हैं, तो सरकार की बात करें तो मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो ये कि अगर आज ही नहीं, आप तमाम पिछले 2 दशकों का आंकड़ा आप उठा लें तो आपको ये दिखता है कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है। तमाम मामलों में सरकार ही सबसे ज्यादा केसेस कर रही है या लड़ रही है। ज्यादातर केसों में सरकार इन्वॉल्व है। क्या आपको नहीं लगता कि जो ऐसे केस हैं जो सरकार जिसमें इन्वॉल्व है, इस तरह के और तमाम मामलों को उनके पास एक पूरा महकमा है, दक्ष सरकारी वकीलों को हायर करके, और ये सारे मामले अगर वो निपटा लें तो लिटिगेंट्स का एक बड़ा आंकड़ा वो कम हो जाएगा।
और कहीं सरकारी कोताही की बात आप नहीं देखते कि वो भी नहीं चाहती, कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन वो चाहती नहीं कि स्थिति सुधरे? मैडम, ऑल दिस time I was disconnected. I could not hear anything. You know, I just now I'm जी, अगर आप तक कभी आवाज आ रही है तो सुरेश चंद जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि सरकार के तरफ से अगर हम देखें, ये जरूरी है कि तमाम हमारी व्यवस्थाओं को सही करना है, लेकिन आज के आंकड़ों को देखें और पहले 2 दशकों के आंकड़ों को मैं देखूं तो सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है। कई मामलों में सरकार ही लिटिगेंट है और ऐसे स्थिति में आपको नहीं लगता कि सरकार के पास एक उपाय है कि वो तमाम दक्ष सरकारी वकीलों को रख के इन मामलों को सुलझा दे और ताकि ये जो हमें नंबर्स दिखते हैं और जो एक्सेस ऑफ जस्टिस में एक बहुत बड़ी बाधा दिखती है वो कम हो सके? सरकार कम से कम अपने जो विवाद हैं वो तो हल करे जल्दी से जल्दी। देखिए मैडम, अगेन मैं आपको ये कहूंगा, कॉम्पिटेंट लॉयर्स आने से पहले, क्योंकि आपके डिस्प्यूट तो रेज हो गया, मैं उसे हाईलाइट करूंगा कि कॉम्पिटेंट लॉयर्स की बजाय कॉम्पिटेंट डिसीजन मेकर्स हो, जिससे कि रॉन्ग डिसीजंस हो ही नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है, मुझे याद आ रहा है 15 अगस्त 2014 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार जब लाल किले से एड्रेस किया था, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो पहली बार दिल्ली में आया हूँ, आई एम एन आउटसाइडर जी। और जब मैंने बाहर से देख करके इनसाइड व्यू लिया तो मैंने देखा कि 2 डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं और अंदर जो हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं, खुद हम अपने एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू से लड़ रहा है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? मैं आपको कहूंगा कई बार इस तरह की कमेटी बनी, हाई लेवल कमेटी बनी ऑन हेडेड बाय दी कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें लॉ सेक्रेटरी भी मेंबर थे, और फिर वो कमेटी को भी स्टक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं जो कह रहा हूँ, मेरा कहने का ये है कि ये भी एक एडहॉक कमेटी थी, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और 5 मिनट के लिए कोई हाई लेवल कमेटी अगर बैठती है तो वो डिसीजन इतना अच्छा नहीं ले पाते। सही बात है। मैं कहूँगा, अगर आपको ये ध्यान हो कि जितने भी लीगल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज आर कन्फर्ड अपॉन दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसमें दी प्रेसिडेंट मीन्स दी लॉ मिनिस्टर। वहाँ देयर इज ए ट्रेन्ड मैन पावर, दे अंडरस्टैंड। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो लीगल इश्यूज हैं, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन या जो डिपार्टमेंट को ये वेस्टेड है पावर्स, उस वहाँ न दे करके आप कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट करते हैं। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होती है। जी बिल्कुल। अंकिता, एक और बड़ा मसला ये है कि जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग, जिसको एक्सेस टू जस्टिस में या न्याय की पूरी व्यवस्था में, चाहे वो लिटिगेंट्स हों या न्याय देने वाले हों, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिशत में भागीदारी है। सबसे ज़्यादा जो समस्या है, जो मैंने अभी जस्टिस भंवर सिंह के सामने भी रखी, वो ये है कि वो विचाराधीन कैदी जो लगभग, अगर एक आंकड़े की बात करें तो 76% कैदी ऐसे हैं जेलों में जो विचाराधीन हैं, जिनके साथ आपने काफ़ी काम किया है। अब आखिर वो समाज का वो तबका जो अपने लिए न्याय नहीं ले पा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया में बहुत पीछे छूटा हुआ है, क्या आप समझती हैं कि ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है और इसी वजह से हम जो भी बहस कर रहे हैं, जो भी आंकड़े देख रहे हैं, इसी वजह से देख रहे हैं? और इस कमजोर कड़ी को आखिर दूर करने के लिए आपके मन में किस तरह के उपाय हैं? जी बिल्कुल, हमारा काम जैसे कि सिर्फ विचाराधीन कैदियों के साथ ही है, अंडर ट्रायल प्रिजनर पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है। तो मैं कुछ आंकड़े हमारे खुद के एक्सपीरियंस से भी कोट करना चाहूंगी। हमारे पास जब इनटेक होता है, मतलब कैदी जब हमारे पास आते हैं अंडर ट्रायल, हमने देखा है कि इनमें से 55% जो है, इनका बेल एप्लीकेशन कोर्ट में अब तक के फाइल भी नहीं हुआ है।
और उसमें से ऑलमोस्ट सबका चार्जशीट फाइल हो चुका होता है। तो आप अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में देखेंगे तो ऐसा बहुत कम होता है कि चार्जशीट आने तक कम से कम एक भी बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं हुआ हो। और उससे भी बड़ा जो जज साहब ने भी बताया कि 27% पॉपुलेशन ऐसा है जिनका बेल का ऑर्डर हो चुका है, बट उसके बावजूद वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। और मैडम ऑर्डर्स इतने छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं कि देखने में बुरा लगता है। कैश सिक्योरिटी 1000 रुपए का, इस तरह के ऑर्डर्स के लिए लोग आज भी प्रिजन के अंदर रुके हुए हैं जी। और हमारा खुद का एक्सपीरियंस जो रहा है, क्योंकि हम लीगल एड में काम करते हैं, हमारे 500 से अधीन ऑर्डर्स में केवल 117 का हम एक्चुअली कंप्लायंस कर पाए हैं। 117 केसेस में हम एक्चुअली लोगों को निकाल पाए हैं, चाहे वो सॉल्वेंसी हो, श्योरिटी हो, जो भी कंडीशन उनका बेल का है वो कंप्लाई करके हम एक्चुअली रिलीज सिर्फ 117 करीब लोगों का कर पाए हैं। तो इतना डिफरेंस होता है, चाहे आप ऑर्डर्स क्यों ना लेके आए, वो आखिर में एक सिर्फ पेपर बन के रह जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अब जब एक्सेस टू जस्टिस के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने बहुत सही से कहा कि ये सिर्फ कोर्ट एंड जस्टिस का इंटरेक्शन इतने में सीमित नहीं होता है। हमने और क्या क्या चीजों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो हम सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैव अ राइट टू स्पीडी ट्रायल, फेयर स्पीडी ट्रायल। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सिर्फ कोर्ट के थ्रू फुलफिल होना मुश्किल है। तो जैसे पैरालीगल वॉलंटियर्स हो गया, जेल क्लिनिक्स हो गया, डेटा डिजिटाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली जैसे नागपुर और येरवाड़ा में हम काम करते हैं, वहाँ पे एक ई सेल करके एस्टैब्लिश किया गया है एंड वहाँ पे काफी सारा डेटा जो है प्रिजन का वो डिजिटाइज फॉर्मेट में मिलता है। हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं, हम डिटेल्स चेक कर सकते हैं किसी भी इनमेट का। बट इसका तकलीफ क्या है कि ये सिर्फ प्रिजन तक सीमित है, ये डेटा डीएलएसए को या लीगल सर्विसेज को नहीं मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है एक जस्टिस सिस्टम में, इनका इंटरेक्शन भी बहुत महत्व का है, क्योंकि आप एक्सेस टू जस्टिस सिर्फ एक डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जी बिल्कुल जी वेंकटेश राव भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। और जी वेंकटेश राव, एक बड़ी समस्या वकीलों पर एक तरह से तोहमत सी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा, जस्टिस भंवर सिंह ने भी इस बात को उठाया है कि एक्सेस टू जस्टिस की राह में वो लोग जो कि रक्षक हैं इसके, वो लोग जो मददगार हैं, वही सबसे बड़ी बाधा भी हैं वकीलों के तौर पे अगर यदि कहा जाए तो। क्योंकि जजेस तो ब्रीफ पढ़कर आ भी जाते हैं, जब वकील एक आता है कोर्ट में, चूंकि वो या तो बहुत व्यस्त है या फिर पढ़ के नहीं आता, और वो ये कहता है कि हमें स्टे दे दीजिए, इस पे स्थगन दे दीजिए। अभी अब तरह तरह की जो चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक तरह से जस्टिस की प्रक्रिया जो होती है, न्याय की जो प्रक्रिया होती है, एक तो वो डिले होती है। एक तो आपकी प्रतिक्रिया में उस पर जरूर चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए कोर्ट का मामले में वकीलों को बहुत जो है उन बदलाव लाने का जरूरत है, क्योंकि जो है अक्सर वकील लोग एडजर्नमेंट मांग लेते हैं और जज लोग जो हैं वो अपने लाइन से सारे मैटर्स उनको पढ़ के आते हैं। और कई बार ये भी होता है कि वकील जो है खामखा ऐसे ही फालतू बहस करता है, उसको जो है लंबा चौड़ा खींचता है। तो ये सब तरीके जो हैं इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और जो जैसे एक अमेरिकन कोर्ट के स्टाइल में क्या होता है कि वहां पे रिटन सबमिशंस को पे ज्यादा देते हैं ध्यान, और थोड़ा सा ही समय बहस करने के लिए मिलता है, बाकी सब लिखित में दे दिया जाता है। तो इसी तरह से टाइम फिक्स होना चाहिए कि किस मामले में कितना समय लगेगा। जनरली एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए जिसमें वकील लोग अपना बहस करें और बाकी जो है जो भी है और लिख के भी दे दें। तो इस तरह से करने से जो है एक तो टाइम मैनेजमेंट होएगा और दूसरा जो है कि क्लैरिटी भी होगी, क्योंकि आप लिखित में जो भी देंगे वो तो उसमें तो काफी चीजें अच्छी तरह से कवर हो जाती हैं। तो हमने देखा कि समस्या किस तरह से बड़ी है, एक्सेस टू जस्टिस की राह कितनी मुश्किल है। लेकिन
हर समस्या का एक समाधान भी होता है, हर मुश्किल राह के लिए पत्थर कैसे हटाए जाएं इसका उपाय भी होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया लीगल कॉन्क्लेव में कहा था कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, इसका जिम्मेदार सिस्टम है। गरीब और शिक्षित अपने कानूनी हक के बारे में नहीं जानते हैं। गांव में शिक्षा नहीं मिल पाती और थोड़ी बहुत जो पढ़ाई होती है उसमें कानूनी हक के बारे में बताया नहीं जाता। ऐसे में नालसा जैसी संस्थाएं और वकीलों की जिम्मेदारी ज्यादा है और वो ये है कि वो गरीबों के द्वार तक पहुंचे और उन्हें न्याय दिलाएं। कानूनी मदद की जोरदार पैरवी करते हुए द्रौपदी मुर्मू की ये भावना सबके सामने थी और ये बात आज हम सबके लिए केवल भावना ही नहीं बल्कि एक जरूरत है। इसके पहले कि मैं अपने पैनल से जानने की कोशिश करूं कि आखिर किस तरह से जो भी हमारे पास व्यवस्था है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वो बाइट जरूर दिखाना चाहूंगी। एजुकेशन सिस्टम में भी मुझे लगता है लीगली जो लीगल चीज को डालना है, उनको पता भी होना चाहिए कहाँ जाने से इनको थोड़ा मिलेगा, राहत मिल सकता है। क्या हम उन लोगों को राहत दे सकते हैं? अभी हाल ही में यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, यहाँ बहुत अच्छा लोक अदालत भी काम कर रहे हैं, झलसा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा और कुछ काम कर सकते हैं क्या? जैसे बहुत ऐसे सोसाइटी को मैं जानती हूँ जहाँ पहले गांव में ही सब जितने भी प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व हुआ करता था, तो लोगों को और इतना परेशानी और झेलना नहीं पड़ता था। लेकिन क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हर ब्लॉक्स में, ओडिशा में ऐसे हुआ है, ऐसे कुछ एडवोकेट्स को वहाँ 2-3 एडवोकेट्स कुछ ऐसे सिविल या क्रिमिनल केसेस वहाँ हैंडल कर सके, जो वहाँ एकदम छोटा से छोटा जो प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व हो सके। जी, राव साहब, एक और बड़ा मसला है, नालसा की हम बात कर रहे हैं। नालसा की जो परिकल्पना है वो एक बेहद अच्छी कल्पना है और लोगों तक मदद पहुंच भी रही है उससे, लेकिन बहुत उत्साह नहीं होता, बड़े वकीलों का बहुत उत्साह नहीं दिखता कि वो नालसा से जुड़े हुए तमाम मामलों को करें। किस तरह से उन्हें प्रेरित किया जाए वकीलों को कि वो नालसा से जुड़े मामले या वो मामले जिसमें बहुत पैसा नहीं है वो मामले भी करें, लीगल एड के प्रति जिसको बोला जाए कि संवेदनशीलता कैसे पैदा की जाए? ये जो बहुत अच्छी बात है, यदि गरीब आदमी को मदद करने के लिए संस्थाएं, मेरे ख्याल से ये एक दूसरा तरीका हमारे को ये हो सकता है, जैसे ये एनजीओज कुछ जो लीगल एड अपने प्राइवेट एनजीओज हुए जो लीगल एड देने के लिए आए, उनको कुछ टैक्स एग्जेम्पशन मिले, उनको कुछ और तरीके के सपोर्ट मिले, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर एनजीओज विल कम फॉरवर्ड, जो उनको किसी न किसी तरह से मदद मिलती रहे, तो उससे जो है लीगल एड करने के लिए प्राइवेट संस्थान भी आगे बढ़ेंगे। तो ये तरीका को प्रोत्साहन देने के लिए और जो जैसे कि एक CSR फंड्स होते हैं कंपनीज के पास, तो वो जो CSR फंड्स होते हैं वो उनका एक लिमिटेड स्कोप होता है कि आप इस पे खर्च करें, एजुकेशन पे करें या एनवायरनमेंट पे करें, तो आपको जो है वो CSR फंड जो है खर्च किया गया। मैंने अब CSR फंड को लीगल एड में भी देने से कॉर्पोरेट्स उसको भी टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स बेनिफिट्स मिलना से वो जो आपको CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंड बड़े कंपनियों के पास उनको मैंडेटरीली उनको इन्वेस्ट करना होता है, वो चीज जो है थोड़ा लीगल एड में भी आया करेगा। बिल्कुल, और एक ये सलाह थी और सलाह पर सरकारें काम भी कर रही हैं। आमतौर पर जो हमारी व्यवस्था है वो व्यवस्था 2-3 तरीके से चल रही है, खास तौर पर लोगों को न्याय पहुंचाने की यदि हम बात करें तो पैरालीगल के थ्रू, नालसा के थ्रू और तमाम तरह के हमारे पास ट्राइब्यूनल्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। आखिर वो कितना मददगार साबित हो पा रही हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जस्टिस भंवर सिंह, आपके पास आऊंगी। जन अदालतें और नालसा और ट्राइब्यूनलों की जो बात हम करें, एक तरफ ये कहा जाता है कि एक जाल सा बन गया है, बहुत कुछ है पर जैसे कुछ भी नहीं हो रहा और सब उलझ गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ये व्यवस्था
फेल हो चुकी है और ये नालसा या पैरालीगल वर्कर्स या फिर ट्राइब्यूनल्स मददगार साबित नहीं हो रहे हैं, या मैं इसको यूं समझूं कि यदि ये नहीं होती तो स्थिति और गंभीर भी हो जाती? जी, अगर ये स्थिति नहीं होती तो वाकई गंभीर परिणाम होते। और इसमें बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट वालों ने भी आंकड़े अभी सर्वे कराया है और सर्वे में पाया है कि कहाँ कहाँ कितने केस पेंडिंग हैं, कितने डिसीजन हुए हैं, निस्तारण वाले वादों की मुकदमों की संख्या बहुत कम है। इस संदर्भ में सुरेश जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई है जिसको मैं पहले भी कहना चाहता था, और वो ये है कि हमारे यहाँ जजेस की कॉम्पिटेंस में बहुत कमी है, और उस कॉम्पिटेंस की वजह से कम होने की वजह से जो है क्विक डिस्पोजल नहीं हो पाता है। क्विक डिस्पोजल के लिए हमें वेरी कॉम्पिटेंट जजेस आर रिक्वायर्ड, और आज की डेट में इवन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उसमें 5 साल के लॉ के कोर्स में ब्रिलियंट जजेस अवेलेबल। जी बिल्कुल। और बात यदि हम करें नालसा की, जी एग्जिस्टिंग जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात खास तौर से कर रहा हूँ, और कुछ हद तक हाई कोर्ट में भी लागू होती है कि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट जजेस की बहुत कमी है। जहाँ एक कॉम्पिटेंट जज, वेरी ब्रिलियंट जज एक दिन में दर्जनों मुकदमे तय कर सकता है, उनका फाइनल निपटारा कर सकता है, वहाँ 4 भी नहीं हो पाते। और जजेस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कोटा है, वो देते भी हैं, मगर कोटे को मैनिपुलेट भी किया जाता है, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है। मगर हाई कोर्ट में कोई कोटा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बहुत काम करते हैं, सारी ब्रीफ पहले से ही पढ़ के आते हैं। हाई कोर्ट में भी बहुत सारे जजेस हैं जो होशियार जजेस हैं, पढ़ के आया करते थे। और एक जस्टिस वरदाचार्य थे जो सुप्रीम कोर्ट के भी हुए थे, अलादी अय्यर थे, ये सब लोग जो हैं, अलादी अय्यर तो जज नहीं थे मगर वरदाचार्य की बात कहते हैं, वो जैसे एडवोकेट्स पढ़ के जाते हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के जज के बाद फेडरल कोर्ट के भी जज हुए थे, वो उसी तरीके से बतौर जज भी पढ़ के जाते थे। और जाते ही जैसे ही केस पार होती तो एडवोकेट्स आते थे, वो कहते वकील साहिबान मैंने आपके फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, फैक्ट्स आपके ये हैं, ये इश्यूज आप में इन्वॉल्व हैं, और अब मैं आप अगर कहें डिसीजन देना शुरू कर सकता हूँ। जो एडवोकेट्स मुतमईन हो जाते थे, वो कहते थे कि जी साहब हियरिंग की जरूरत ही नहीं है, उनको डिसीजन तुरंत दे देते थे। जो लोग कहते थे नहीं साहब हम इसलिए कर देते थे। मगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मेरे ख्याल से आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खास तौर से यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे जजेस कॉम्पिटेंट नहीं है, बिल्कुल इतने नहीं है जितना होना चाहिए। ब्रिलियंट जजेस होना चाहिए। जस्टिस पी.आर. कृष्णन अय्यर ने कहा था जब लोग करते थे, बिल्कुल, लेकिन इट वाज नेवर ए प्लेजर टू वर्क ए डल जज। जी, तो ये डल जज की जो बात है कि हमेशा से चली आई है। और ऐसे एक तो इसमें सुधार होना चाहिए, जी बिल्कुल, जुडिशरी में आने चाहिए। जी, जिसको कहते हैं कि बार और बेंच दोनों की तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। लेकिन जो व्यवस्था दी गई सुरेश जी, फास्ट ट्रैक अदालत की व्यवस्था दी गई, हमें नालसा की व्यवस्था दी गई। मैं आंकड़ों पे यदि जाऊं तो 2019 में फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा पूरे किए गए 26,965 मामलों में से लगभग 21% को सुनवाई पूरी होने में 1 से 10 साल के बीच का समय लगा। क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक अदालतों की जो व्यवस्था है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है जिसकी उम्मीद हमें थी? यहीं पर यदि हम नालसा की भी बात करें तो नालसा भी जिस तरह से कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह देने की जिम्मेदारी एक तरह से नालसा पर थी, नालसा की भी पहुंच जो है वो कहां तक बन पाती है? क्योंकि यहाँ पर वकीलों की भी भूमिका आ जाती है। वकील भी, कई ऐसे वकील हैं जो नालसा के केस लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उसमें उनको कोई फी नहीं मिलती है। क्या आपको लगता है कि दोनों ही व्यवस्थाओं को इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स
मुझे अच्छी तरह से याद है जब जेटली साहब ने पहली बार ये आइडिया किया था। बेसिकली आइडिया उस समय था कि कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, और एक प्रपोजल ये आया था उस समय। मिस्टर अरुण जेटली वाज द लॉ मिनिस्टर एंड द प्रपोजल केम थ्रू एन ओपन डिबेट फ्रॉम मिस्टर पी चिदम्बरम हु वाज आउटसाइड द गवर्नमेंट. And his proposal at that time was that some of the retired judges should be appointed to head some additional courts. तो कोर्ट्स की एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की उस समय काफी बड़ी समस्या थी, तो 35,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसी समय दिए गए थे उस पीरियड में, पहली बार 2000 में। उसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का कंसेप्ट आया वो ये था, जो प्रपोजल था वो काफी डिस्कस हुआ एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड। उसमें टू सम एक्सटेंट आई वाज आल्सो पार्टी टू दैट। जी, आप इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस, आप यंगस्टर्स को कुछ 10% लोगों को, जजेस को आइडेंटिफाई कीजिए जो थोड़ा सा इफेक्टिव हैं, और उनको फास्ट ट्रैक कोर्स एज ए रिकॉग्निशन और एज ए काइंड ऑफ उनको एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले। जी, तो वो एक्सेप्ट हुआ था। लेकिन फिर आया कि कौन कौन से केसेस उनको दिए जाएं। तो कुछ लिमिटेड केसेस उस समय या तो हीनस क्राइम्स के हैं, ओल्ड एज सिटीजन्स के हैं, कुछ इस तरह के वुमेन के केसेस हैं, ये दिए गए। तो बाद में जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट हुआ, ये एक तो ऑब्लिटरेट हो गया। दूसरा, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स स्टेट गवर्नमेंट भी होती हैं, तो कई जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट नहीं हुए या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इफेक्टिव ही नहीं हुए। उस समय मुझे याद आ रहा है 1755 या 1785 इस तरह के कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इनिशियली कंस्टिट्यूट हुए थे। और वो जब इनिशियली 5 इयर्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का डिस्पोजल बहुत अच्छा था, क्योंकि रिकॉग्निशन थी, क्योंकि क्लासिफिकेशन थोड़ा जो केसेस का था वो सही था। बाद में फिर क्या हुआ, आई एम नॉट इन टच, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कंसेप्ट बहुत अच्छा है और इसको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। जी, बनाने की जरूरत है, और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स और हाई कोर्ट्स, इनका एक रोल इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। दूसरा आपने इशू उठाया नालसा का। जी, देखिए, नालसा का भी जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट यही था कि हम जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं इनके केसेस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें, और ये करें कि जहां पुअर लोगों को जो सर्विसेज देने की बात है, एडवोकेट्स को एनरोल करें, एम्पैनल करें और उनको फ्री लीगल एड दी जाए। लेकिन समवेयर, क्योंकि इसमें जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज इज द चेयरमैन ऑफ द नालसा, कुछ हद तक जो यहाँ पर भी थोड़ा डाइल्यूशन हुआ है, मुझे नहीं पता क्योंकि नाउ डेज आई एम नॉट इन टच, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कंसेप्ट दोनों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और लीगल सर्विस अथॉरिटी का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और मतलब वी कैन फास्ट ट्रैक दी जुडिशियल जस्टिस। बिल्कुल। एक और बड़ी उम्मीद है अंकिता, वो है प्रो बोनो क्लब की, जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी जिसकी चर्चा कर रही थी कि ऐसे भी तो वकील हों जो गरीबों तक पहुंचे, खुद ही अपने मामले उठाएं, और जो गरीब अगर आ जाए तो उनके लिए न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ें। क्या आपको लगता है कि जो प्रो बोनो क्लब है वो न्याय मुहैया कराने में एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जाएगा और साबित हो पाएगा? हालांकि बार एंड बेंच का जो फर्क है, और जो मैं बार बार कह रही हूँ कि महंगा होता हुआ न्यायिक प्रक्रिया है, वो समस्या है, लेकिन प्रो बोनो क्लब क्या एक उम्मीद है? प्रो बोनो क्लब का आइडिया है कि स्टूडेंट्स और लॉ कॉलेजेस जो है इसको आउटरीच और एक्सेस टू जस्टिस के जो अलग अलग तहत है उसमें इंक्लूड किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्रीज में देखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूके हो,
लीगल क्लिनिक्स का जो कल्चर है वो काफी स्ट्रांग है। एंड उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स ये कर पाए कि वो केसेस आर्ग्यू करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एट द एंड ऑफ द डे आप वकील को ही देंगे। बट जैसे हमने आज चर्चा की कि आजू बाजू के बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेस टू जस्टिस में इंक्लूड होता है। और जैसे सही से बोला गया है कि रिसोर्सेज की जो कमी है वो कॉन्स्टेंटली हम फील करते हैं जब लीगल एड के केसेस देखते हैं। तो अगर प्रो बोनो क्लब के थ्रू हम स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं इस एक्सेस टू जस्टिस प्रोसेस में और इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्राइवेट लिटिगेंट जो है, जो प्राइवेट लॉयर अवेल कर पा रहा है, वो सारे फैसिलिटीज हम लीगल एड के क्लाइंट्स को भी दे पाए, तो ही हम एक्सेस टू जस्टिस को इन रियलिटी हम ला पाएंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जितने लोग हैं उनको लीगल सर्विसेज मिले, आइडिया इसमें ना जस्टिस मिले, राइट? तो ये भी जरूरी है कि एक क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम ला पाए इस पूरे प्रोसीजर में। तो जैसे कि अगर वेरियस टाइप ऑफ चीजें, ड्राफ्टिंग में मदद हो या स्पॉट विजिट में साथ में जाए, या जैसे PLVs की भी बात की है, मेंटल हेल्थ में असेसमेंट में इसमें वो सहायता कर पाए, आउटरीच का काम कर पाए, इस डिफरेंट तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि प्रो बोनो क्लब में स्टूडेंट्स आके, या चाहे डेटा कलेक्शन का ही काम क्यों ना हो, कितना जरूरी है डेटा कलेक्शन का काम, आप किसी भी रिसर्चर से पूछिए, स्पेशली प्रिजन और ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में। तो अगर ये क्लब सही तरह से काम कर पाए, उनको सही तरह का गाइडेंस मिले, एक तो वो आगे जाके प्रैक्टिस में भी उनको एक सेंसिटिविटी रहेगी। कभी भी उनके पास लीगल एड के केसेस आए तो वो समझेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्यों है और क्या है, और उन्होंने सही से रिप्रेजेंट करने की क्या अहमियत है। बट ऑल्सो आज जो पैनल के लॉयर्स हैं उनके लिए एक एडिशनल रिसोर्स बन के आ सकता है। जी बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह, अब जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं और एक तरीके से हम एक ऐसे ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं जहां पर ये समस्या बहुत पुरानी है, न्याय व्यवस्था की से दूरी आम लोगों की वो बहुत पुरानी है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है। क्या आपको लगता है कि ई कोर्ट्स या जिस तरह से कोर्ट्स का आधुनिकीकरण हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, वो सब कुछ हमें मदद करेगा एक्सेस टू जस्टिस की राह में? जी बिल्कुल मदद करेगा। यदि हम लोग जो है ई कोर्ट्स में हियरिंग शुरू करें, ये कंसेंट के साथ भी हो सकता है। कुछ एडवोकेट्स एग्री नहीं करते हैं, वो फिजिकली कोर्ट में अपीयर हों और बहस करें, मगर ये अगर ई लाइन कोर्ट्स हों, यानी ऑनलाइन कोर्ट्स हों, तो उससे जो है जल्दी डिस्पोजल होगा, जल्दी हियरिंग होगी, टाइम बचेगा, तो ये बहुत मदद करेगा। मैं इसी संदर्भ में एक और बात कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जो है न्यायालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, उतने न्यायालय नहीं है, बिल्डिंग्स की जरूरत है। कि इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग शिफ्ट में 2 शिफ्ट में कोर्स कर सकते हैं। जजेस की संख्या बढ़ा के, कुछ जजेस की ड्यूटी सुबह लगे, सुबह शिफ्ट हो 8 से 2 बजे तक हो, कुछ 2 से 7 बजे तक हो। इस तरीके से 2 शिफ्ट में यदि बढ़ाएंगे तो इसी मौजूदा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हम लोग जो है डबल केसेस का डिस्पोजल कर सकते हैं आज के मुकाबले। जी। और हमें याद भी है जब आज से करीब 50 साल पहले हम सर्विस में आए थे, तो तब कुछ ऐसे कोर्स होते थे ईस्टर्न यूपी में जहां गर्मी बेतहाशा पड़ती है, और उन गर्मी से निपटने के लिए वकील साहिबान की ये रिक्वेस्ट आती थी कि सब सुबह 7 बजे से और 2 बजे तक की कोर्ट की जाए। हाई कोर्ट को स्पेशल ऑर्डर्स करने होते थे और वो सुबह की शिफ्ट में करते थे, मगर क्योंकि उन दिनों में कूलर्स नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, एसी तो आज भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत कम जगह पर हैं, उस वक्त 2 बजे के बाद काम नहीं होता था। परंतु मेरा तर्क है कि यदि उस वक्त काम हो सकता था एक शिफ्ट में 7 से 2 बजे की, अब दूसरी शिफ्ट में भी काम हो सकता है 2 से 7 बजे या 2 से 8 बजे या जो भी काम हो। तो डबल शिफ्ट अगर कर दें तो इस समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। बिल्कुल। और मैं 1-2 चीज आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी कम है, जिसके में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और कुछ इन्वेस्टिगेशन की टीम जो
ज्यादातर पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती हैं, उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। मुझे एक बार एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिले थे और मैंने पूछा कि भाई डावरी केसेस तो हैं कोर्ट में, जब हम बैठते थे हमें पता लगता था ये झूठा केस है, इसमें हस्बैंड को वाइफ ने जो है एक दुश्मनी की वजह से या ताल्लुकात खराब होने की वजह से उनको इम्प्लीकेट किया है, सास को भी, ससुर को भी, ननद को भी, सभी को किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब उनके पास ऑर्डर्स हैं कोर्ट सरकार की तरफ से, कौन सरकार थी इस वक्त मुझे नहीं याद है, मगर उन्होंने कहा कि हम डावरी केसेस में सब में चार्जशीट दाखिल करते ही करते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। यदि किसी गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश जारी किया है वो आदेश वापस होना चाहिए। पुलिस की टीम जो है इन्वेस्टिगेटिंग टीम वो बहुत कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अच्छे अफसरों की भर्ती होनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि जो हमारी ऑर्डिनरी पुलिस है उसी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग से भी होनी चाहिए, जैसा बहुत सारे देश केसेस में है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम अलग होती है। जी। तो इस तरीके से सुधार हो सकता है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो आप सबों की बातचीत से एक चीज जो साफ नजर आ रही है कि राह इतनी आसान भी नहीं है। और इस मौके पे मुझे अख्तर बस्तवी का वो शेर याद आता है कि आसान नहीं इंसाफ की जंजीर का हिलना, आसान नहीं इंसाफ की जंजीर का हिलना, दुनिया को जहांगीर का दरबार न समझो। यानी कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उम्मीद बहुत सारी है। और जिस तरह से आप लोगों ने एक एक करके तमाम समस्याओं को सामने भी रखा और उसकी राह कैसे, उस समस्या को का समाधान की राह कैसे ढूंढी जा सकती है, ये भी हमें बताया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए जो व्यवस्था हमारे पास अभी है उसे और मजबूत किया जाएगा। आज़ादी के 75 साल के बाद इस बात का एहसास सभी को है कि प्रजातंत्र को यदि बचाना है या प्रजातंत्र को यदि मजबूत रखना है, यदि आम लोगों को अपने साथ रखना है, तो चाहे वो राजनीति की दुनिया के लोग हों या समाज के लोग या न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, सभी ये समझते हैं कि न्यायिक व्यवस्था को सबसे ज़्यादा, न्याय तंत्र को सबसे ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और इस वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि हर कोने से, हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि चाहे कुछ भी हो, व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और यदि ये लक्ष्य है तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा एक्सेस टू जस्टिस के सपने को पूरा होने में। हमारी 140 करोड़ जनता को अपने अधिकार और अपने कर्तव्य की जानकारी पहुंचाने में हमारा ये कार्यक्रम और साथ ही हमारा फाउंडेशन, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन भी आपके साथ है। और हम लगातार प्रो बोनो लीगल एड भी देते रहते हैं और तमाम तरह के विचारकों को अपने इस मंच पर लाते हैं ताकि आप तक न्यायिक प्रक्रिया की एक एक जानकारी पहुंच सके। और न्यायिक व्यवस्था में को मजबूत करने में जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों की है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए और इस प्रक्रिया को मजबूत कराने में अपना सहयोग दीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। नमस्कार।